तुलसीदास कहते हैं, पूज ही विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण अगर गुण से भी हीन है तब भी उसकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन हम कुछ ऐसे ब्राह्मणों की बात करेंगे जो गुणों से युक्त थे। योद्धा के गुण और प्रशासनिक गुण दोनों ही थे उनके अंदर। तो वैसे तो ब्राह्मण राजवंश की परंपरा को सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, वहां तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पर स्टुअर्ट पिगॉट जैसे विद्वान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की दो राजधानी बताते हैं और कहते हैं कि वहां का शासक वर्ग पुरोहित था, या पुरोहित यानी ब्राह्मण थे। वैदिक युग में भी शासन के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में संघर्ष के तत्व नजर आते हैं, जिसमें विजय फाइनली क्षत्रियों की रहती है। तो ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मौर्य वंश, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक सम्राट हुए थे, इनके फादर थे बिंदुसार। लेकिन बाद के मौर्य कमजोर हो गए थे। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के रूप में भारत के प्रथम ऐतिहासिक ब्राह्मण राज्य की स्थापना होती है। जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। इसका सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ को सेना के निरीक्षण के बहाने सेना के सामने ही ले जाकर उसकी हत्या कर देता है। ये बृहद्रथ सेनापति होने के साथ साथ अवंती प्रांत का प्रांतपति भी था। पर सोचने की बात यह है कि सेना के सामने ही मौर्य शासक की हत्या हो जाती है और सेना हिलती भी नहीं है। तो इसका मतलब था कि अंतिम मौर्य शासकों का सेना से संपर्क बहुत कम हो गया था। और इसका एक कारण बौद्ध धर्म का अहिंसावादी विचार भी हो सकता है। तो भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जिससे निपटने के लिए अंतिम मौर्य सक्षम नहीं रहे होंगे और पुष्यमित्र सत्ता अपने हाथों में ले लेते। कुछ विद्वान इसे बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक ब्राह्मण क्रांति या ब्राह्मण विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों के हजारों स्तूप नष्ट कर डाले। पुष्यमित्र बौद्धों का बहुत बड़ा दुश्मन था। दिव्यावदान कहता है कि 84,000 स्तूप नष्ट किए गए थे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है ऐसे नष्ट किए जाने का। जी.आर. शर्मा जरूर कहते हैं कि घोषिताराम विहार जलाए जाने का संकेत है। सांकल में भी पुष्यमित्र ने ऐसी घोषणा की थी कि हर बौद्ध भिक्षु के सिर पर 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। पर अगर ऐसा होता तो पुष्यमित्र सांची और भरूच में इन बौद्ध स्तूप का रिनोवेशन ना करते। सांची स्तूप और भरूच का जो स्तूप था उसका खुद उन्होंने रिनोवेशन कराया था। तो संभवतः बौद्धों की यवनों से सहानुभूति होगी, इस वजह से पुष्यमित्र कुछ बौद्धों के खिलाफ रहे होंगे। मालविका अग्निमित्र जो कालिदास ने लिखा था, उसमें भी ये जिक्र है कि अग्निमित्र जो पुष्यमित्र के पुत्र थे, उनके दरबार में बौद्ध स्त्री भगवती कौशिकी रहती थी। तो अयोध्या के धनदेव अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने भारत पर आक्रमण करने आए यवनों को मार भगाया। ये जो यवन थे, महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा था, वो कहता है कि यवन साकेत यानी कि अयोध्या के क्षेत्र और माध्यमिका यानी चित्तौड़गढ़ तक आक्रमण कर रहे थे, पहुंच चुके थे वहां तक। तो भागवत या भागभद्र शुंगों का 9वां शासक होता है। इसके काल में तक्षशिला के शासक एंटियालकिडास का राजदूत यानी कि ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस आता है और वासुदेव कृष्ण के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना बेसनगर में करता है। ये जो हेलियोडोरस था, तक्षशिला में महाभारत का काफी इसने अध्ययन किया था। और जो ये गरुड़ स्तंभ पर 3 शब्द मिलते हैं, दम, त्याग, अप्रमाद, ये महाभारत से लिए गए। तो वसुमित्र भी शासक हुआ, लेकिन इतना विलासी हो गया कि किसी ने, कोई मित्रदेव नामक व्यक्ति ने नृत्य देखते समय उसकी हत्या कर दी थी। शुंगों का 10वां और लास्ट शासक हुआ देवभूति।
इसकी भी हत्या हुई थी। वासुदेव कान ने हत्या की थी। वासुदेव कान भी ब्राह्मण समझे जाते हैं, ब्राह्मण थे। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि देवभूति बहुत ही अत्यंत विलासी हो चुका था, तो इस विलासी देवभूति को उसके ही अमात्य वासुदेव ने मारकर खुद शासन अपने हाथ में ले लिया। कानवों के 3 जो शासक थे उनका नाम मिलता है वासुदेव के अलावा भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक। सुशर्मा की भी हत्या की गई थी सिमुक या सिंधुक ने, जो साधवान थे, वो भी ब्राह्मण थे, वायु पुराण कहता है ये। तो यहाँ से ब्राह्मणों की तीसरी सत्ता, तीसरा राजवंश अस्तित्व में आता है, सातवाहन। मत्स्य व वायु पुराण से इनके बारे में जानकारी मिलती है। सिंधुक या सिमुक के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया और 2 अश्वमेघ व 1 राजसूय यज्ञ किया। इनकी रानी थी नागनिका। नागनिका को भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जा सकता है। इन्होंने 18 यज्ञ किए। इनके कुछ सिक्के भी मिलते हैं और नानाघाट का अभिलेख भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिसमें भूमिदान का प्रथम उल्लेख है। आपीलक के बाद कुंतल सातकर्णी का उल्लेख कामसूत्र में हुआ है, जहाँ पर इसको कुंतल का शासक कहा गया। इसके बाद हाल नामक शासक आता है। उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। ये एक कीर्ति काव्य है जो शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। हाल की रानी मलयवती भी उच्च कोटि की संस्कृत विद्वान थी। इसके बाद आते हैं महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, 106 से 130 ईस्वी का शासनकाल। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में इनको शक यवन पहलवों का नाश करने वाला बताया गया है, क्षत्रियों का अभिमान चूर करने वाला बताया गया है और कहा गया है कि इनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। तो ये शासक अपनी माता का नाम अपने नाम के पूर्व लिखते थे। इन्होंने गोवर्धन, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास पड़ता है, वहां पर एक युद्ध में सख्त क्षत्रप नहपान को हराया और मार डाला। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का शासन आता है। उसने आंध्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसकी रानी शक शासक रुद्रदामन की पुत्री थी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एकमात्र शासक जिसका अमरावती अभिलेख में उल्लेख हुआ है। वहाँ के बौद्ध स्तूप का इन्होंने रिनोवेशन कराया था। इसके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। इनकी रुचि थी समुद्री व्यापार में और बौद्ध नागार्जुन के मित्र थे। इसके बाद सातवाहनों की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, जिससे महाराष्ट्र में आभीर या अहीर, मैसूर में कुंतल व चतु सातकर्णी कदम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आता है ब्राह्मणों का चौथा राजवंश, विदर्भ का वाकाटक। इनकी सिक्कों पर गंगा की आकृति बनी हुई थी, जो उनका राज चिन्ह था। विंध्य शक्ति ने सातवाहनों से स्वतंत्र होकर 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना की। प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि ली, 4 अश्वमेघ यज्ञ किए, शकों को हराया। यहाँ वाकाटकों की 2 ब्रांच हो जाती हैं। एक नंदीवर्धन, यहाँ 10 शासक होते हैं उनके, ये मेन ब्रांच थी नागपुर में। दूसरी ब्रांच थी बासी वत्सगुल में, बरार में पड़ता है। इसमें 6 शासक हुए थे। तो मेन ब्रांच के रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन प्रथम होते हैं, जो शैव थे, शिव के भक्त। इनको युधिष्ठिर के समान धार्मिक व्यक्ति बोला गया है। इनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त रिक्मा द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। रुद्रसेन द्वितीय की जल्दी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से प्रभावती ने शासन किया था वहाँ पर वाकाटकों में। पूना ताम्रपत्र प्रभावती का है, इनसे इनकी वंशावली भी मिलती है। इनके शासन में, प्रभावती के शासन में गुप्तों ने भी हेल्प की थी। बड़े पुत्र दिवाकर की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो छोटा दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बनता है। तो प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में ही रहकर कालिदास ने विदर्भी शैली में मेघदूत लिखा था। ये वही कालिदास है जो विक्रमादित्य के नवरत्न थे। प्रवरसेन ने प्रवरपुर शहर बसाया और सेतुबंध जो प्राकृत
का काव्य है, उसकी रचना की। इसको रावण बहो भी कहते हैं। बासिम ब्रांच के स्वारभसेन के बाद हरिशेन एक शक्तिशाली शासक हुआ। अजंता लेक इसी का है। तो अजंता की 16, 17, 19 गुफाएं वाकाटकों से ही संबंधित हैं। 5वां ब्राह्मण राजवंश था कदम्ब। 4वीं सदी में दक्षिणी महाराष्ट्र व आधुनिक गोवा सहित कोंकण प्रदेश में कदम्बों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मानव्य गोत्र के ब्राह्मण थे। मयूर शर्मा प्रथम शासक 345 से 365 ईस्वी। उत्तरी कर्नाटक में बनवासी को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में ये पल्लवों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। माना जाता है कि इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद हुए थे कंग वर्मन, यानी बाद के शासक अपने को सरमन की जगह वर्मन कहलाना, यानी ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय कहलाना अधिक पसंद करने लगे। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शर्मा लगाएंगे, क्षत्रिय वर्मा लगाएंगे। 610 ईस्वी चालुक्य पुलकेशन द्वितीय ने बनवासी राजधानी पर अधिकार कर लिया और कदम्ब राज का एक तरह से अंत हो गया। इसी वंश के काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक के पुत्र नरेंद्र सेन से किया था और दूसरी का कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के थे। 6ठा ब्राह्मण राजवंश हुआ पूर्व मध्यकाल में सिंध में चच वंश, राजधानी अलौर। यहाँ के राय साहसी द्वितीय जब बीमार हुए तो उनकी रानी सुहानदी की हेल्प से चच ने राज्य पर अधिकार कर लिया। चच के 2 पुत्र हुए थे, दाहिर दाहिर सिंह। दोनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ जिसमें दाहिर की विजय हुई। दाहिर के समय जो उमैयद खलीफा था अरब का, उसकी नजर सिंध पर लगी हुई थी। धन की लालसा थी, इस्लाम का प्रचार भी उसका एक उद्देश्य था, व्यापारिक लाभ भी। तो इसने बहाना बनाया कि श्रीलंका से जो उसके उपहार आ रहे थे उनको समुद्री डाकुओं ने रोक लिया है। इस वजह से तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और हम समुद्री डाकुओं को अपने आप पर निपटते रहेंगे। दाहिर ने डिनाई कर दिया। दाहिर मना कर देते हैं अधीनता स्वीकार करने को। तो अरब खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को अपना कमांडर बनाकर आक्रमण करने के लिए भेजता है सिंध के राज्य पर। और ये देवल में जाता है। वहां पे कोई ब्राह्मण मंदिर का रेड फ्लैग जो था, वो झंडा था, जो गिरा देता है। उसकी वजह से उसकी जीत हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। दाहिर ये गलती करते हैं कि जब कासिम देवल, निरून, सहवान, सीसम पर विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद आनन फानन में 50,000 की फौज भर्ती करते हैं। फाइनली मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है अरोड़ या रावर के युद्ध में। तो दाहिर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जय सिंह लड़ते हैं, लेकिन बाद में इस्लाम को ग्रहण कर लेते हैं। उनकी रानी रानीबाई ने भी अपनी मृत्यु तक रावण दुर्ग की, जो रावण का दुर्ग था, किला था, उसकी रक्षा की थी, कड़ा मुकाबला किया था। बाद में वो जौहर कर लेते हैं। ये भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर था, यानी कि प्रथम जौहर राजपूत न करके ब्राह्मण ने किया था। हालांकि अरबों को कोई खास फायदा नहीं हुआ भारत पर आक्रमण करने से, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने उनको हरा दिया। उधर उत्तर भारत के गुजर प्रतिहारों ने भी हराया, चालुक्यों ने भी उनको हराया, तो उनको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया था भारत पर आक्रमण करने का। राजपूतों में भी कुछ वंशों का संबंध ब्राह्मणों से माना जाता है। घटियाला अभिलेख जो कक्कुक का है 861 ईस्वी। प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र को बताया गया है, जो एक ब्राह्मण थे। कायम रासु में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बताई गई है, जमदाग्नि गोत्र के थे। और चाचिक देव के सुंडा अभिलेख में जालोर के चौहान वंश के संस्थापक को वत्स ऋषि के नेत्र से उत्पन्न बताया गया है। इसके बाद आते हैं पेशवा राज्य पर। उनकी शक्ति का उत्थान हुआ था छत्रपति साहूजी महाराज व राजा राम की विडो ताराबाई के मध्य हुए गृह युद्ध के दौरान। प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 रहे थे पेशवा। एक राजस्व अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। छत्रपति साहूजी महाराज के सेना करते थे, सेना के व्यवस्थापक। इनका कार्य था देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। 1713 में पेशवा बने, साहूजी महाराज ने बनाया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार
सैयद हुसैन से एक संधि की, जिसको दिल्ली की संधि कहते हैं। इससे मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों और मैसूर, त्रिचनापल्ली व तंजौर से चौथ सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। इसमें यह भी शर्त थी कि मुगलों की सहायता को 15,000 मराठे रखने होंगे। तो उस समय मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्ष से देखा, आंखों से अपनी देखा कि फर्रुखसियर को कैसे लात घूंसे मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, फेंक दिया गया था। इस संधि को मान्यता दी थी रफी उद दरजात ने। नेक्स्ट बादशाह था मुगल बादशाह। इसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। प्रसिद्ध पेशवा थे, इनको लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। 1720 से 1740 जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे, एक युद्ध नहीं हारे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बताया जाता है। शिवाजी की हिंदू पद पातशाही नीति को आगे बढ़ाया था इन्होंने, तो प्रथम संस्थापक शिवाजी कहलाते हैं, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने ही कहा था मुगल साम्राज्य के लिए कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो इन्होंने निजाम को सबसे पहले हराया पाल खेड़ा के युद्ध में 1728। उसने चौथ देने से इनकार किया था इस वजह से, तो उसने चौथ व सरदेशमुखी स्वीकार कर ली। फिर बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड की विजय की। 1728 में छत्रसाल ने मोहम्मद बंगस के खिलाफ बाजीराव से सहायता मांगी थी और 1729 में खुद बाजीराव पेशवा वहां जाते हैं। छत्रसाल बाजीराव की शान में एक भव्य दरबार लगाते हैं और मस्तानी को भेंट करते हैं। शायद ये छत्रसाल की किसी मुस्लिम स्त्री से उत्पन्न एक पुत्री थी जो मस्तानी थी। 1731 में डभोई के युद्ध में त्र्यंबक राव को हराकर अपने सारे प्रतिद्वंदियों का बाजीराव अंत कर देते हैं और 1731 में ही वारना की संधि से, वारना पैक्ट से संभाजी प्रथम ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। पहले दोनों में एक तरह से गृह युद्ध चल रहा था, दोनों मराठा छत्रपतियों में। बाजीराव पेशवा ने ही 1732 में एक इकरारनामा तैयार किया था, जिसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव, तुकोजी पवार, इन मराठा सरदारों को अपने अपने हिस्से बांट दिए थे। इसी से आगे जाके मराठा रियासतों की नींव पड़ी थी। तो 1733 में जंजीरा के मुस्लिम सिद्दियों को, जो कि मुगल सेवक थे, उनको मुख्य भूमि से भगा देते हैं और 1737 में मुगल बादशाह ने मराठों को दबाने के लिए निजाम को भेजा, लेकिन बाजीराव उससे बहुत अधिक फास्ट निकले, बहुत तेज निकले। भोपाल के युद्ध में उसको पराजित कर देते हैं, तो उसको मजबूरी में दुरई सराय की संधि करनी पड़ती है 1738 में, जिससे मराठों को मालवा तथा नर्मदा नदी से लेकर चंबल नदी तक के इलाके मिल जाते हैं, जीत लेते हैं मराठे। 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट छीन लेते हैं वो। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार किनकेड व पारसनीस कहते हैं कि मस्तानी इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसके बाद अगले पेशवा हुए थे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। नाना साहब इनका उपनाम था। मुख्य विशेषता इनकी थी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। इन्होंने बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, उससे उड़ीसा छीन लिया और बंगाल से चौथ की वसूली का भी अधिकार लिया। साहू जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, तो ताराबाई के पौत्र राजाराम द्वितीय का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाते हैं। ताराबाई ने राजनीति पर कंट्रोल करने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिए थे, तो 1750 में राजाराम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि होती है। इसके बाद छत्रपति बस नाम के रह जाते हैं, संगोला के किले में ही बाकी सारी लाइफ उनकी बीतती है। तो यहाँ से मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना बन जाता है सतारा की वजह। 1752 में छलकी की संधि से निजाम से आधा बराड़ छीन लेते हैं। 1752 में मुगल बादशाह से एक संधि और होती है, जिससे संपूर्ण भारत पर चौथ वसूली का अधिकार, और ये भी था कि अवसर पड़ने पर मराठे बादशाह की हेल्प करेंगे।
यही संधि पानीपत के युद्ध की पूर्व पीठिका भी थी। पानीपत में ये अपने नाबालिग पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, लेकिन वास्तविक सेनापति था उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध में जेएम सरकार कहते हैं महाराष्ट्र में लगभग हर परिवार ने अपना कोई न कोई खोया था। हार का कारण था उसकी भाऊ की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में कमजोर सेनापति सिद्धू का भाऊ। इसके बाद आते हैं माधवराव प्रथम 1761 में से लेकर 1772 पेशवा रहे थे। क्योंकि पानीपत की हार के बाद बालाजी बाजीराव 1761 में ही उनकी मृत्यु जाती, इतना शोक होता है उनको। तो यहाँ से माधवराव प्रथम आते हैं। निजाम 1763 में निजाम को और 1771 में हैदर अली को हराते हैं। रूहेले, राजपूत, जाट सभी को अपने अधीन कर लेते हैं। 1763 में राक्षस भवन की संधि से निजाम से संबंधों में ठहराव आ जाता है। 1771 में महादजी सिंधिया जो निर्वासित मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसको दिल्ली पर फिर से बिठाते हैं गद्दी पर। तो बादशाह अब महादजी सिंधिया का एक तरह से पेंशन भोगी बन गया था। 1772 में माधवराव पेशवा की टीबी से मृत्यु हो जाती है। ग्रांड डफ कहते हैं कि पानीपत से ज़्यादा नुकसान पेशवा की इस असामयिक अकाल मृत्यु से हुआ था मराठों को। अगले पेशवा होते हैं माधवराव नारायण 1774 से 1795। यहाँ पर 1774 में पेशवा नारायण राव हुए थे, उनकी हत्या कर दी थी राघोजी ने। इसके बाद जो मराठा परिषद थी, इस परिषद में महादजी, सखाराम बापू, नाना फडणवीस थे। उन्होंने माधवराव नारायण को बैठाया था। ये राघोबा आगे जाके ब्रिटिश से मिल गया था। 1775 में उनसे एक संधि कर ली थी, तब आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था, जो 1782 तक चलता रहा था। क्योंकि जो मुंबई की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी बंगाल की तरह महाराष्ट्र में अपने ख्वाब ढूंढ रही थी कि हम भी यहाँ बंगाल की तरह द्वैत शासन स्थापित कर दें, पर ऐसा हुआ नहीं। मराठे बहुत ताकतवर निकले। तो माधवराव नारायण के काल में ही प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध होता है। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी, 1775 उससे प्रारंभ होता है। बीच में पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव 1779। उसमें अंग्रेजों की अपमानजनक चीज़ें थीं, जैसे कि अंग्रेजों की हार हुई थी। 1773 के बाद सभी विजित क्षेत्र उनको वापस करने थे। फिर से युद्ध होता है अंग्रेजों से। फिर फाइनली सालबाई की संधि होती है 1782। इससे 20 साल मराठे और ब्रिटिश में शांति रहती है। पेशवा माधवराव नारायण शनिवार वाड़ा, जो पुणे में पड़ता है, वहाँ की ऊंची दीवार से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। कारण ये बताया जाता है कि वो नाना फडणवीस के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप से प्रसन्न नहीं थे। इनके कोई संतान नहीं होती है, तो रघुनाथ राव उर्फ राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनाया जाता है। तो जैसा पिता वैसा बेटा। ये बाजीराव द्वितीय होलकर के भाई विठू जी की बेरहमी से हत्या कर डालता है। सिंधिया भी इसका साथ देते हैं, जो ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया थे। होलकर बदला लेने के लिए पूना पर आक्रमण करते हैं और सिंधिया और बाजीराव द्वितीय दोनों को हरा देते हैं। तो ये बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाता है और 1802 में उनसे बसिन की संधि कर लेता है। यहाँ से द्वितीय ब्रिटिश मराठा वार शुरू होता है, जिसमें आगे जाके नागपुर के भोंसले को देवगांव की और ग्वालियर के सिंधिया को सुरजी अर्जन गांव की अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। आगे जाके होलकर को भी अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। विजय के बाद अंग्रेज कहते हैं कि अब भारत हमारा है। आगे जाके 1817-18 में भी पिंडारियों के विरुद्ध जो अंग्रेज अपना कार्यक्रम चला रहे थे उनको भगाने के लिए, क्योंकि पिंडारी लूटपाट करते थे, तो उसकी वजह से फिर से मराठा और ब्रिटिश युद्ध होता है 1817-18 में, और बाजीराव द्वितीय के पूना प्रदेश का अंग्रेज अपने साम्राज्य में विलय कर लेते हैं।